ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम अजिताभ, दिल्ली बॉय। जी हाँ, आज का प्रोग्राम जिसका नाम है अंतर्मन, और आज मेरे साथ है उद्भ्रांत जी। जी हाँ, एक बहुत जबरदस्त ऑथर है और इसके अलावा साहित्यकार, पोएट और बहुत कुछ है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अंतर्मन। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार अजिताभ जी। नमस्कार सर, एक्चुअली आपसे बहुत समय से बात करने की इच्छा हो रही थी, तो आज वो समय मिल गया आपसे बात करने का। तो सर, मैं एक्चुअली आपसे बस यही जानना चाह रहा था कि अंतर्मन जी। मतलब जिसे हम कहते हैं कि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी कई मन की पूरी हो जाती है, कई होती है जो मन में दबी रह जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो जैसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि बचपन में जब आपके अंतर्मन में क्या ऐसा आता था जिसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी या नहीं करी होंगी लाइफ में। मुझे तो ऐसा याद पड़ता है कि मैं बहुत शुरू में जब छठवीं सातवीं कक्षा में ही पढ़ता था और शायद उम्र भी मेरी 8-9 साल की रही होगी, तो उस समय मैं चित्र बनाया करता था और वो पेंसिल स्केच बनाते थे, रंग नहीं भरते थे उसमें। तो जैसे कृष्ण भगवान का चित्र है वो देखा तो उसको बिल्कुल वैसा ही बना दिया। बल्कि हमारे फादर के मित्र आते थे, वो देखते थे, बड़े खुश होते थे। तो उस समय मुझे लगता है कि अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला होता तो शायद मैं चित्रकार ही होता। लेकिन संयोग ऐसा था कि हमारी जो बहन थी वो थोड़ा सा मजाक करती थी, कुछ चिढ़ाती भी थी, अरे तुमने क्या चित्र बनाए, बेकार के चित्र हैं ये सब। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया तो मैंने जितने भी चित्र बनाए थे सब फाड़ के फेंक दिए। अच्छा। और मुझे उसके बाद चित्र बनाना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि फिर वही जो अभिव्यक्ति मेरे भीतर थी, कुछ न कुछ अपने को व्यक्त करने के लिए जी। तो वो कविता के रूप में फिर वो फूट करके बाहर आई। क्या बात है सर। जैसे वो समय तो बीत गया जब आपको बचपन की एक बात याद आई, तो अगर वो समय आज मिले, अब आपके पास तो समय है कि अब आप चित्रकारी करना चाहें, तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे उसको? नहीं, देखिए वो कला इस तरह की है कि उसमें आपको पूरा जीवन खपाना पड़ता है। अब मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास इतना मतलब समय है कि मैं नए सिरे से मैं चित्रकला को सीखूं, उसमें अपना समय निकालूं, वो मुझे मुश्किल लगता है। क्या बात है, वेरी नाइस सर। सर, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब आप किशोरावस्था में थे, कॉलेज लाइफ में थे, तो कॉलेज लाइफ में फिर आपके सामने एक अंतर्मन का एक सवाल आया होगा कि आपके अंतर्मन ने आपको बोला होगा कि पॉलिटिक्स में जाओ, बिजनेस में जाओ, सर्विस में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। पर आपके अंतर्मन ने उस वक्त क्या सुना और कहाँ आपने उस अंतर्मन को लेकर गए? देखिए, ऐसा है कि किशोरावस्था में तो आदमी बहुत तरह की भावनाएं आती हैं। मुझे तरह तरह के शौक थे। डाक टिकट उनको कलेक्ट करने का शौक था। फिर वो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी, क्रिकेट खेलता भी था और अपनी जो मोहल्ले की टीम थी उसका पेस बॉलर था। क्या बात है। और मेरा निक नेम देसाई पड़ गया था क्योंकि मेरा नाम रमाकांत था। उस समय अपने देश का जो पेस बॉलर था वो रमाकांत देसाई था। क्या बात है सर, अमेजिंग। वो थोड़ा सा कद उसका छोटा था और शुरू में मेरी भी हाइट कम थी। अच्छा। तो सब लोग मुझे, चूंकि मैं बहुत तेज उसी तरह से बॉल फेंकता था, तो एक वो भी था, काफ़ी दिनों तक क्रिकेट खेला, कॉलेज लेवल तक खेला, लेकिन फिर बाद में वो भी छूट गया। और इस तरह के कुछ ना कुछ शौक आते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी रुचि थी वो तो लिखने पढ़ने में ही थी। पढ़ने का बहुत शौक था। रात रात भर बैठ के पढ़ता रहता था किताबों को। और जो पैसे जो जेब खर्च के लिए माँ देती थी, स्कूल में जाते, कॉलेज जाते थे, उनको जोड़ जोड़ करके फिर उनसे साहित्य की किताबें खरीद लेते थे। तो ये रहा है। मुझे लगता है कि मेरा जो सबसे अधिक उत्कट प्रेम अगर रहा है तो वो साहित्य के ही प्रति रहा है। क्या बात है। और वही फिर, हालांकि जब मैं कॉलेज में गया तो बीए में, उस समय मैंने तो कुछ समय के लिए 2 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। अच्छा। यूनियन के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। फिर अगले साल बीए फाइनल में प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, हार गए। लेकिन थोड़ी सी राजनीति में दिलचस्पी रही तो उस समय छात्र नेता के रूप में भी लोग जानते थे हमको। क्या बात। तो ये सब था, ये छोटे छोटे इस तरह की चीज़ें थी।
लेकिन मुख्य रूप से मेरा जो एक ही लक्ष्य था कि मुझे साहित्य में काम करना है, और मैं कोई भी जीवन यापन के लिए तो कुछ न कुछ काम करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से मेरा कंसंट्रेशन, मेरा जो ये है वो साहित्य के प्रति रहेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट था मेरे सामने। क्या बात है। जी हाँ, यही देखिए कि सर का बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे साहित्यकार बनना है और साहित्य में ही बहुत सारी सेवा करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सर को अब देख रहे हैं और जानते हैं कि एक बहुत बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साहित्यकार हैं। इनकी कई सारी बुक्स अभी मार्केट में है, तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए सर, एक और सवाल आपसे करता हूँ कि आपका मतलब टाइम के हिसाब से कोई हीरो बदला, मतलब जैसे कि होता है हर आदमी का एक आइडल होता है, तो आपका बचपन से लेके अभी तक मतलब कोई ऐसा आइडल जिसके नज़दीक तक आप पहुंचे, या मतलब यू आर ट्राइंग टू रीच देयर, मतलब अभी नहीं पहुंचे, ऐसा कोई आइडल बनाया आपने? नहीं, ऐसा है कि निजी जीवन में हरिवंश राय बच्चन मेरे काव्य गुरु में मानता हूँ। क्या बात है। और मेरे कथा गुरु में अमृतलाल नागर को मानता हूँ। अरे वाह। लेकिन कविता में अगर मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बच्चन जी गीतकार बहुत बड़े थे, उनके गीतों हम लोग याद रहते थे, कंठस्थ रहते थे, वो सब था। लेकिन कवि के रूप में मेरे भीतर मुझे लगता है कि जैसे कबीर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अच्छा। मुझे निराला ने बहुत प्रभावित किया। ओके। और तुलसीदास। अरे वाह। ये 3 कवि ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से मेरे भीतर हैं, मौजूद हैं। क्या बात है, वेरी गुड। तो सर, जैसे हमने अभी आपसे पूछा कि आपका आइडल, आपने बताया कि 2 लीजेंडरी हरिवंश राय बच्चन जी और अमृतलाल नागर जी। जी हाँ, ये देश नहीं पूरे विदेश में सभी लोग इनको जानते हैं और इनकी कई सारी रचनाएं और कविताएं, साहित्य सब पढ़ते हैं। तो सर, एक और सवाल कि जब आपके मन में ऐसा आया कि मुझे साहित्य के अलावा फिल्म नहीं लिखने का, कभी आपका मन किया कि मैं फिल्म लिखूं और बड़ी बड़ी फिल्में मेरे नाम से हों, और जैसे सलीम जावेद आज मार्केट में लोग बहुत फेमस हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भी एक ऐसी फिल्म का निर्माण करूं कि जिसमें मेरा अपना खुद की एक रुचि हो, खुद की एक अपनी कहानी हो, प्लॉट हो, ऐसा कुछ? देखिए, फिल्म तो निर्माण करना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं फिल्म कोई निर्मित कर सकता। और मेरी रुचि फिल्म जगत में बिल्कुल भी, इतना फिल्में देखने में तो मेरी बहुत रुचि थी, और मैं स्कूल और क्लासेस बंक करके भी मैंने पिक्चरें खूब देखी हैं। सर, कोई फेवरेट फिल्म आपकी? अरे एक नहीं, बहुत सारी फिल्में। सर एक तो बताइए कोई। मैं क्या बताऊं, जैसे कि अब बासु चटर्जी की कई सारी फिल्में हैं, वो मुझे पसंद है। सत्यजीत रे की फिल्में हैं, शतरंज के खिलाड़ी पसंद है, और भुवन सोम पसंद है। इस तरह की काली आंधी, ये थी काली आंधी तो उपन्यास था कमलेश्वर का, उस पर आंधी नाम की वो फिल्म बनी थी। मौसम है, और इस तरह की बहुत सारी फिल्में, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो पैरेलल, जो समांतर सिनेमा वाली जो फिल्में होती थी वो भी मुझे पसंद आती थी। और जो सुपरहिट फिल्में जिनको कहते थे, जो एक समय में अमिताभ बच्चन ही एंग्री क्रुद्ध युवा के रूप में उनकी छवि बन गई थी, उनकी जो फिल्में आती थी, वो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। लेकिन ये कभी रुचि नहीं रही कि मैं फिल्मों में जा करके मैं गीत लिखूं। बल्कि ऐसा हुआ, मैं जब बम्बई में पोस्टेड था दूरदर्शन में, तो मैं पंडित प्रदीप से मिलने गया जी। तो उस समय तक, जब मैंने दूरदर्शन में ज्वाइन किया है, उस समय तक मेरी 40 किताबें प्रकाशित थी। क्या बात। तो मैंने उनको अपने कुछ संग्रह भी भेंट किए पंडित प्रदीप को। वो मेरे बड़े फेवरेट थे, और मैं बचपन में उनके गीतों को, उनके बड़े लोकप्रिय गीत हैं, आप सब जानते ही, उनकी आवाज़ भी बड़ी मधुर थी जी। तो मैं मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो यहाँ छा जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरी कोई रुचि ही नहीं है इस तरफ आने की, ये मैंने उनको भी कहा। इसी तरह से एक हमारे मित्र थे रामरिक मनहर, बड़े हास्य कवि भी थे, मंच संचालक थे, और वो वहाँ बम्बई में बड़ी प्रभावशाली हस्ती थे। जो सेठ लोग होते थे, और इस तरह के उनके बड़े अच्छे संबंध रहते थे। और उनके राजसी प्रोडक्शंस के जो मालिक थे वरजात्या जी, उनसे बड़े अच्छे मित्र थे वो। बल्कि एक बार वो मेरे ऑफिस में आए लंच में, बोले चलिए घूमने चलते हैं। उन्होंने गाड़ी में बिठाया हमको, और वहीं वर्ली में एक बिल्डिंग में अंदर गए। वो गाड़ी को बाहर छोड़ करके फर्स्ट फ्लोर पर, तो मैंने देखा बोर्ड लगा था राजसी प्रोडक्शंस का। अब
गए तो वहाँ जाते ही सब के सब खड़े खड़े होकर मुझे सलाम देने लगे, बनर्जी आइए, बनर्जी आइए। उन्होंने कहा कि बड़जात्या जी बैठे हैं। बड़जात्या जी राजकुमार बड़जात्या की बात कर रहे हैं। उनके फादर ताराचंद बड़जात्या तो दिवंगत हो चुके थे, मैं राजकुमार बड़जात्या की बात कर रहा हूँ, सूरज बड़जात्या के फादर। तो वो गए, उन्होंने तुरंत चाय मंगवाई और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये हमारे बहुत पुराने बड़े अच्छे ये मित्र हैं, साहित्यकार हैं, 40 साल से हमारे मित्र हैं और अब यहाँ दूरदर्शन में आ गए हैं और असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने कहा, तो मुझे लगा कि शायद ये चाहते हैं कि मैं फिल्मों की तरफ आकर्षित हो जाऊं। मेरे मुंह से निकल गया तुरंत, मैंने कहा बड़जात्या जी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो मेरा मुंह देखने लगे, सकरा गए एकदम। और फिर बाद में बाहर निकल के मनहर जी ने मुझे काफ़ी डांट लगाई जी। मैंने कहा आपने ऐसे बोल दिया, आपको मालूम है कि इनसे मिलने के लिए बड़े बड़े जो हीरो होते हैं वो महीनों क्यों लगाते हैं, महीनों ये वेट कराते हैं, तब उनसे अपॉइंटमेंट होता है और आपने उनको ऐसे बोल दिया, वो मेरे मित्र थे इसलिए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे भीतर से जो बात थी वो निकल गई और मैं सचमुच मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये मैंने बताया कि मेरी कोई रुचि नहीं थी उस तरफ। सर आपका कोई फेवरेट हीरो? हालांकि ये जरूर था कि मैं जब इधर आया तो मेरी एक कहानी को बासु चटर्जी ने फिल्म बनाने के लिए मुझसे एग्रीमेंट किया था। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उसकी पटकथा भी लिखी थी, पटकथा संवाद भी लिखा, वो मेरे पास है। वो बन नहीं पाई क्योंकि वो चाहते थे उसको बांग्ला और हिंदी दोनों में बनाना, और उस समय वो कलकत्ता का जो ये था फिल्म इंस्टीट्यूट, उसके वो शायद अध्यक्ष थे। तो वो चाहते थे कि उसको, क्योंकि उसकी नायिका जो थी कहानी की वो बंगाली थी। अच्छा। तो वो चाहते थे कि इसको बांग्ला में और हिंदी में दोनों में बनाएंगे। उनका कहना था कि इसमें करीब करीब 80 मिनट की फिल्म बनेगी। और ये है कि फिर बाद में वो बोले कि मैं अभी इसको फाइनेंसर कोई नहीं मिल रहा है, अपना पैसा लगाना उनके लिए नहीं चाहते रहे होंगे, और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता अपना पैसा लगा के फिल्म बनाना, तो वो नहीं हो पाया। तो ये कुछ ऐसे इस तरह के प्रसंग हैं। सर आपका कोई फेवरेट हीरो जो पुराने ज़माने का हो और अभी तक या आगे नया कुछ? अब फेवरेट हीरो तो अब मतलब फिल्मों के हीरो की बात जी, कोई भी फिल्मों का, पॉलिटिक्स का, बिजनेस, कोई भी। देखिए वो तो फिल्मों में तो मुझे दिलीप कुमार बहुत पसंद थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और उत्पल दत्त, ये कुछ इस तरह के जो हीरो हैं, ये मुझे, संजीव कुमार भी मुझे बहुत पसंद आए हैं। और लोगों में अमिताभ की भी कुछ फिल्में बहुत ही अद्भुत फिल्में हैं उनकी। अमिताभ को तो खैर सुपरस्टार का दर्जा मिला, लेकिन अमिताभ की कुछ फिल्में तो अद्भुत फिल्में हैं, ऐसा अभिनय कहीं देखने नहीं आता। राजेश खन्ना ज़बरदस्त अभिनेता थे। तो ये सब कुछ। और सर एक कोई फेवरेट हीरोइन जो रही हो आपकी, मतलब? अब मेरी फेवरेट हीरोइन क्या हो सकती है, लेकिन उस समय नरगिस बहुत पसंद थी। नरगिस, मीना कुमारी बहुत पसंद थी। अच्छा। हाँ, नरगिस, मीना कुमारी और जयंती माला सिन्हा, तो सायरा बानू। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड सर, क्योंकि जहाँ नायक है वहाँ नायिका भी है, तो हर आदमी को कोई ना कोई पसंद होता ही है। वेरी गुड सर। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके अंतर्मन ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी, जो आपने चाही अपने अंतर्मन से करना, और वो आपने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, या मूवी देखना हो, या जो भी मन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो अंतर्मन से ही आती है, अदरवाइज़ लोग नहीं कर पाते। तो आपने से बहुत सारी चीज़ें की। तो सर अब मैं आपसे चाहूँगा कि आपने कोई ऐसी कविता या कुछ ऐसा हमारे दर्शकों के लिए जो मतलब कुछ सुनाना चाहें, उन्हें गुनगुनाना चाहें, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। आपके दर्शकों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जी बताइए। तो आपको जैसे मेरी कुछ पुस्तकें हैं, वो मेरा त्रेता नाम से महाकाव्य है, जो राम कथा के स्त्री चरित्रों को, सारे स्त्री चरित्रों को मैंने एक सूत्र में पिरो दिया है। जी। राम के पक्ष के भी, रावण के पक्ष के भी। जी।
और जो दोनों पक्षों की नहीं है वो भी। जैसे कि शंभू की माँ का चरित्र पहली बार मैंने क्रिएट किया, धोबिन का भी चरित्र है उसमें। तो इस तरह से वो एक काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। उसका तीसरा संस्करण भी पेंगुइन से आया है जी। और इसी तरह से मेरा एक और महाकाव्य अभिनव पांडव, युधिष्ठिर को केंद्र में रख करके वो समूचे महाभारत को आधुनिक दृष्टि से देखा है। और मेरा काव्य नाटक ब्लैक होल है, उसको आप पढ़ भी चुके हैं जी। तो उसमें चारों युग हैं, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक का। और इस तरह से कविता है मेरी अनाद्य सूक्त। क्या बात है। अनाद्य सूक्त में यूनिवर्स का पहला स्पंदन कैसे हुआ, अच्छा, ये सब्जेक्ट है उस कविता का। क्या बात है। और इस विषय पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कभी भी कहीं भी आपको रचना नहीं मिलती है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में इसका थोड़ा सा हल्का सा आपको झलक मिलेगी, अदरवाइज इस पर आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो ये अनादि सूक्त ये कविता है जो काफ़ी चर्चित रही है। इसको पुस्तकाकार छपी तो मध्य प्रदेश सरकार का जो अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र अवार्ड दिया गया इस पर। और राधा को लेकर के मेरा काव्य है राधा माधव जी। तो वो भी 5 भाषाओं में अनुदित हो चुका है। 6वीं भाषा अभी मुझे सूचना मिली है कि उसमें मैथिली में भी उसका अनुवाद हो गया है और जल्दी ही प्रकाशक के पास जाएगा। बांग्ला में भी जानकारी है कि कुछ लोग उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो ये मेरे कुछ काव्य है। मेरी एक और कविता है रुद्रावतार, जिसने एक तरह से मुझे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी है। अच्छा। तो एक कविता 29 छंद की कविता है और उसको निराला की राम की शक्ति पूजा से उसकी तुलना पिछले समझिए कि 1/3 सदी से हो रही है। क्या बात लगातार। और उस एक कविता पर 29 छंद की उस एक कविता पर आलोचना की 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। अच्छा। एक कविता पर आलोचना की 4 पुस्तकें आ चुकी। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है। उस कविता पर बम्बई यूनिवर्सिटी में एमफिल हो गया है। अच्छा। शीतल सेठी नाम की एक बच्ची ने उस पर एमफिल किया बम्बई यूनिवर्सिटी में करुणा शंकर उपाध्याय के अंडर में। और उस कविता पर 2 बैले हुए। एक बैले नलिनी कमलनी ने किया कथक शैली में जी, जो 5 घंटे का बैले था। इसको दूरदर्शन के तमाम चैनल से दिखाया। और उसका एक ओडिसी शैली में इलिना सिटेस्टी, इटालियन मूल की हैं, उड़ीसा में रहती है, पद्मश्री भी मिली हुई है। तो उन्होंने आधे घंटे का बैले किया वो ओडिसी शैली में। तो इस पर 2 बैले भी हुए और म्यूजिकल प्रेजेंटेशंस इसके 3 कार्यक्रम हुए। आकाशवाणी के रीवा केंद्र ने, दिल्ली केंद्र ने और अंबिकापुर केंद्र ने जी। तो ये कविता गुटका संस्करण इसका जो है हनुमान चालीसा की तरह से छपा और वो लोग उसकी 100-100, 200 कॉपी, 500-500 कॉपी खरीद करके मंदिरों में बांट देते हैं। क्या बात। तो ये उस कविता की विशेषता है कि वो कविता उसमें मैं ये कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। और इसके अलावा सर कुछ सुनाइए ना हमारे दर्शकों के लिए, कुछ पढ़िए। हाँ, मैं वही सोचता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या कुछ भी सर, जो भी आपके दिल के करीब हो, जो भी आपके अंतर्मन से निकले। अब जैसे कि बातचीत रुद्रावतार की हो रही थी तो उसके शुरू के 2-3 छंद सुना देते हैं जी। भगवान भुवन भास्कर का मुख झलका, भगवान भुवन भास्कर का मुख झलका, पूरब की दिशा हुई रक्तिम, लहरियां उठी मध्यम मध्यम, शिव समाधिस्थ थे ध्यान कलश छलका। भगवान भुवन भास्कर का मुख झलका, देखा धर्म की ध्वजा है जीर्ण शीर्ण, एहसास निशा का है कराल, उसका चर रावण हुआ काल, होने वाले प्रभु धरा पर अवतीर्ण, देखा धर्म की ध्वजा है जीर्ण शीर्ण। इस तरह से ये 2 छंद मैंने सुनाए। क्या बात है सर। 30 छंद तक ये कविता चलती है और इसमें ये बताया गया है कि शिव जी ने किन कारणों से ये तय किया कि अब जो हमारा सबसे बड़ा भक्त बहुत अत्याचारी हो गया है रावण, और उसका वध करने के लिए हमारे आराध्य विष्णु भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो अब ये मेरे लिए भी एक स्वर्ण अवसर आ गया है
कि मैं अपने आराध्य की सेवा करने के लिए मैं वहाँ पर पहुँचूँ धरती पर। और इसके बाद वो अपने एकादश रुद्र की परिकल्पना करते हैं। अच्छा। एकादशवें रुद्र की परिकल्पना करते हैं और वो अपनी वामांगा शक्ति को, महाशक्ति का आह्वान करते हैं और महाशक्ति को बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा निर्णय किया है। तो वो भी बहुत खुश होती हैं। वो कहती है मैं भी अपनी सारी शक्तियाँ उससे दूंगी। और उसके बाद ये सब जान करके पृथ्वी बहुत प्रसन्न हो जाती है। और वो एकादशवें रुद्र कौन है? वो एकादशवें रुद्र हैं हनुमान। अच्छा। अब अगर हनुमान नहीं हो तो राम जी के लिए जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया वो पूरा करना संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये उस कविता के मूल में ये मेरी कल्पना थी। और ये कहीं किसी पुराण में नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी पुराण में हो और मैंने वहाँ से उसका उल्था कर दिया हो। ये मेरी अपनी मौलिक कल्पना है। तो इस तरह से मैंने आपको कविता सुनाई। ओके सर, अब हमारे दर्शकों के लिए कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं आप? हाँ, तो ये एक छोटी सी कविता है, सीता रसोई। अरे वाह, सीता जी की रसोई। हाँ। सीता की रसोई में एक चूल्हा था वनगमन का। सीता की रसोई में एक चूल्हा था वनगमन का, आटा पति का साथ देने की सुहागिन साध का, आंख से टपकते जल से गूंथे जाने को व्यग्र। आटा पति का साथ देने की सुहागिन साध का, आंख से टपकते जल से गूंथे जाने को व्यग्र। अपहरण का चिमटा, अशोक वृक्ष की लकड़ी और अग्नि परीक्षा की आग। धोबी के घर से भेजा गया लोकापवाद का तवा था, अपने ही घर से निष्कासन का चकला और वाल्मीकि आश्रम का बेलन। सीता की रसोई में दो गर्भस्थ शिशुओं को स्वावलंबी बनाने के संकल्प की अदृश्य चिंगारी। सीता की रसोई क्रूर समय की पृथ्वी से निकली और समा गई जीवन की पृथ्वी में। तो इस तरह से ये क्या बात है, थी। बहुत बढ़िया सर, अद्भुत। और ये है कि कई सारी इसकी कविताएं मुझे ये जो सीरीज थी अयोध्या सीरीज की 7 कविताएं थी, लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, माध्यम में प्रकाशित हुई थी जी। और इसके बाद देखिए एक कविता, लेकिन थोड़ी सी लंबी है, राम जन्मभूमि। कोई बात नहीं सर, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम जन्मभूमि ये शीर्षक है कविता का जी। चक्राकार राम जन्मभूमि के विवादित परिसर में जब दाखिल हम हुए तो हैरत में पड़े देखकर भारी मिलिट्री सुरक्षा को। बंदूकें ताने हुए कदम कदम पर दिखते थे जवान, बाकायदा तलाशी भी ली जाती थी वहाँ राम जन्मभूमि के दर्शनेच्छुक लोगों की। मैंने सोचा इतनी कड़ी सुरक्षा की क्यों कर जरूरत है आखिर हमारे श्री राम को, जिनके एक बाण ने ही किया ताड़का का वध, खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार किया, ऋषि मुनियों की उनके यज्ञ हवन आदि की रक्षा की कपटी दैत्यों से, किया बालीवध भले धोखे से, कुंभकर्ण और उसके त्रिलोक विजयी भाई दशशीष युक्त शिव साधक रावण तक को अपने बाण पर बिठाकर ही पहुंचा दिया परम धाम। तो ऐसे सर्वशक्तिमान श्री राम को है किससे भय। और यहाँ पर बंदूकधारियों की फौज अपनी सरकार ने जो की है तैनात, वहाँ उनकी रक्षा का क्यों करती है नाटक। अयोध्या में मैंने नहीं देखा दोनों संप्रदायों में वैमनस्य, प्रीति देखी सच्ची। एक मुस्लिम चाय वाले से मैंने पानी का गिलास एक पिया तो मोहब्बत भरी आंखें उसकी छलछला गई। उन्हीं आंखों ने सिर्फ 12 वर्ष पूर्व ही देखा था मोहब्बत की इबादत गाह को ढहते चंद से फिरों द्वारा, किंतु उनकी जहरीली कोशिशें नहीं चढ़ सकी परवान। आज भी मुसलमान हो कि हों हिंदू पहले की तरह ही रहते हैं मोहब्बत से, सिर्फ उन्हें डर लगता सियासत से जो उनके बीच भेदभाव की फांकें डालने की करती जद्दोजहद।
चक्राकार सुदृढ़ लोहे की सलाखों वाले पथ पर चलते हुए मैंने देखे कितने ही बंदर खोखियाते हुए। ताक में जो रहते हर यात्री के हाथों में जिसके पास प्रसाद का दोना होता। स्वाभाविक है उन्हें देखकर मेरी पत्नी को अपने आराध्य श्री हनुमान याद आ गए। नहीं ध्यान दिया उन्होंने अपने हाथ के प्रसाद पर। उनके हनुमान जी ने घात जो लगाए बैठे हुए थे, एक और मारा झपट्टा उनके हाथ पर और अगले पल ही दिखे चौकड़ी भरते, फिर मिनट भर में दिखे डाल पर बैठे हुए। दोने को सावधानी से खोल उतनी ही सावधानी से निकाल कर प्रसाद खाते हुए, दांत दिखाते भरते हुए किलकारी वे हो गए अदृश्य। फिर मारुति भक्त पत्नी की भक्ति हुई छूमंतर। जो ही मारुति ने उनके हाथ पर झपट्टा मारा, उनके मुख से हल्की चीख निकल गई, चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया डर से। मैंने कहा, भगवान नहीं घबराओ तुम्हारे हनुमान जी बहुत भूखे दिखते थे। राम जन्मभूमि में अब पहले की तरह नहीं आते दर्शनार्थी। कभी कभी हमारे तुम्हारे जैसे चंद लोग श्रद्धा या उत्सुकता वश आ जाते हैं तो इनकी क्षुधा का होता यत् किंचित समाधान, नहीं पूरी तरह से। पेड़ पौधे अब कम ही दिखते हैं, जो भी हैं वे फलों से रहित। याद करो, अशोक वाटिका में बैठी सीता ने परिचय जानकर श्री हनुमान का उन्हें छूट दी थी फल खाने की। यद्यपि उन्हें सावधान भी किया वाटिका की रक्षा में तैनात राक्षसों से। एक बात और मुझे सूझती, जहाँ है श्री राम हनुमान वहाँ क्यों न हो। राम अगर कण-कण में बसे हैं तो क्यों नहीं वे होंगे उस मस्जिद में जिसे कहा बाबरी मस्जिद गया। बाबर हो कितना ही खूंखार, भला राम को होगी परेशानी क्यों उसके द्वारा निर्मित किसी मस्जिद से। करते हुए बातें इस तरह की हम पहुंचे अंततः अंतिम बैरिकेड पर, जिससे काफी दूर स्थित गर्भगृह के अंधेरे को चीरता एक दिया दिख रहा था हमें। बिखेरते हुए प्रकाश चारों ओर। आंखें बंद करते हुए हमने कामना की कि गहन सांप्रदायिक अंधेरे के बीच मोहब्बत, सौहार्द, भाईचारे का दीपक हे राम सदा जलता रहे, नफरत की भयंकर पीली आंधी में, हिंसा की कोहरेल तूफान में। क्या बात है सर, इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम। तो दोस्तों, ये थी सर की बहुत सारी कविताएं, और भी बहुत सारी हैं, इतना सारा खजाना है सर के पास, तो हम समय समय पर उनसे लेते रहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और सर, चलते चलते अगर दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, मैसेज तो बस यही है कि सब मोहब्बत से रहें। वेरी गुड, प्रेम से रहिए, प्रेम करिए, लव पीस एंड हार्मनी इस एनवायरनमेंट में फैलाइए। और रचनात्मकता आपके भीतर की अगर है तो उसको जगाइए और पूरी तरह से रचनात्मक रहिए, क्रिएटिव रहिए, ध्वंसात्मक शक्तियों से दूर रहिए। वेरी नाइस। तो दोस्तों, ऐसे ही सर के साथ हम चलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक हम सर से लेते हैं इजाजत। नमस्कार सर, हैव ए वंडरफुल डे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि सर। आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। मुझे आपने इस योग्य समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अजिताब लेता हूं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर सर के साथ और नए एपिसोड्स के साथ, नई कहानियों के साथ, और उनकी नई नई रचनाओं के बारे में जानेंगे उनसे। तो दोस्तों, शुभ रात्रि, शब खैर एंड हैव ए वंडरफुल डे। गुड डे।